तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन वाले चैप्टर के ऊपर। और हमने ये थियरी पूरी की पूरी खत्म कर ली थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन का प्रोसीजर कि कैसे क्या करना है, कंसोलिडेशन करना कैसे है। ठीक है, सो ओके। Rule 6 of the Companies Rules 2014 states that the manner of consolidation of financial statements of the company shall be in accordance with the provisions of Schedule 3 of the Act and applicable accounting standards. जो रूल 6 है ना, कंपनीज रूल्स 2014 का, वो बताता है कि जो कंसोलिडेशन करना है वो एज पर शेड्यूल 3 एंड जो अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कौन सा है अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS 21 है, सबको पता है। लेज डाउन द प्रोसीजर, जिसके अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज विद इन द ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं व्हेन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द इंडिविजुअल बैलेंसेस ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज आर कंबाइंड एंड कंसोलिडेटेड ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस एंड देन कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर मेड। दोस्तों, जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी पेरेंट है और जो भी आपकी सब्सिडरी है उसके सारे बैलेंसेस को क्या करना है, कंबाइन करना है, कंसोलिडेट करना है लाइन बाय लाइन बेसिस। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट जरूरी है उसके अंदर वो करने हैं। ठीक है, for example, the cash, trade receivables, prepayments of the parent and each subsidiary are added together to arrive the cash, trade receivables and prepayment of group before consolidation adjustments are made. दोस्तों, अब हमको क्या करना है कि जैसे कुछ भी मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स है उनको हम ऐड कर लेते हैं, क्या है ना, जो भी हमारी पेरेंट के हैं, और कैश का बैलेंस है पेरेंट का और सब्सिडरी का ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंसेस है। ठीक है, तो उनको ऐड कर लेते हैं ताकि हमको कैश एंड कैश बैलेंसेस का अमाउंट पता चल सके। ठीक है, बिफोर कंसोलिडेशन हम ये कर लेते हैं, मतलब सारे ही करते हैं ऐड, बट हाँ ये ऐड कर लेते हैं, बोल रहा है तो बोल रहा है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दिया है इसने। ठीक है, ओके। The objective is that the consolidated financial statement should present the information contained in the consolidated financial statement of a parent and its subsidiaries as if they were the financial statement of a single economic entity. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है CFS का? ताकि हमको क्या पता लग सके, पेरेंट एंड जो भी उसकी सब्सिडरीज है उसका एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में हमको पता लग सके कि हाँ ये एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस एंटिटी के। हम देख सकते हैं उससे, और हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है उसमें तो कर लो वरना मत करो। ठीक है, मतलब एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में पता लग जाता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हाँ ये इस एंटिटी के सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ओके, The various steps involved in the consolidation process. Consolidation के various process steps क्या बता रखे हैं, ये मेन है दोस्तों, यहाँ से ध्यान दे देना। The cost to the parent of its investment in each subsidiary and parent's portion of equity of each subsidiary at the date on which the investment इन ईच सब्सिडरीज मेड शुड बी एलिमिनेटेड। जब आप CFS बनाओगे तो आपको जो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कर रखा है ना उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ता। इन केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सीड्स और लेस देन द एक्वायरर्स इंटरेस्ट एट द डेट ऑन विच द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज मेड, तो गुडविल होगा। अच्छा, अब गुडविल क्या होता है? आपने जिस मतलब आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कॉस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। आप CFS बना रहे हो तो उसके अंदर ये नहीं लिख सकते ना आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्योंकि आप वहाँ पे दोनों फाइनेंशियल्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, मर्ज कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। और हाँ, अगर उस दिन, और दोस्तों जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता है वो किस दिन कैलकुलेट होता है सबको पता है यहाँ पे, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का एग्जिस्टेंस आया है आपके, मतलब जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट इतना हो गया कि वो सब्सिडरी बन गई आपकी। ठीक है, उस दिन ही ये सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो अगर वो जो आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है वो क्या है, ज्यादा है आपकी नेट असेट से ऑफ द सब्सिडरी, तो सिंपल सी बात है कि वो गुडविल है। ठीक है, वो गुडविल है। ओके, और अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, कैपिटल रिजर्व आपके लिए। ठीक है, ओके, रिकॉग्नाइज रेस्पेक्टिव CFS। ठीक है, वो आपको CFS में लिखना है। ओके, तो पहली चीज आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका शेयर है उसके अंदर सब्सिडरी के अंदर, ठीक है, पोर्शन ऑफ द इक्विटी, वो भी क्या करना पड़ेगा, वो आपके फाइनेंशियल्स में दिख रहा है तो उसको एलिमिनेट करो, तभी तो आप कंसोलिडेशन कर पाओगे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स जो है इंक्लूडिंग सेल्स है या एक्सपेंसेस है डिविडेंड्स है, उनको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा फुल। ठीक,
एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, आपने आपकी माल बेच रखा है सब्सिडरी को और आपकी सब्सिडरी के बुक्स के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट इनकम ऑफ कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड आर आइडेंटिफाइड। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना जो आपकी नेट इनकम में ऑफ द कंसोलिडेटेड सब्सिडरी का जो आप कंसोलिडेशन कर रहे हो उसकी इनकम के अंदर जो माइनॉरिटी का शेयर है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ द ग्रुप इन ऑर्डर टू अराइव द नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर। आपको उसका शेयर तो पता करना ही पड़ेगा ना, ताकि आप उसके शेयर को तो उसके शेयर में जो जो मतलब ऐड कर दो और जो आपका शेयर है वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries should be identified and presented in the consolidated balance sheet separately from the liabilities and the equity of the parent's shareholders। दोस्तों माइनॉरिटी शेयर होल्डर को आपको जो आपकी शेयर कैपिटल है और कैपिटल जो रिजर्व एंड सरप्लस है उनसे अलग दिखाना पड़ेगा, उसका एक सेपरेट कॉलम में आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिजर्व एंड सरप्लस या फिर शेयर कैपिटल में दिखा रहे हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को फिर उसको आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आता क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, द अमाउंट ऑफ द इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटीज एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी इज मेड। उसका इक्विटी में कितना मतलब एट्रीब्यूशन है, उसका इक्विटी में कितना हिस्सा है माइनॉरिटी का, ठीक है, एट द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में क्या है, एंड द माइनॉरिटी शेयर ऑफ मूवमेंट इन इक्विटी सिंस द डेट द पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जिस दिन आपका रिलेशनशिप आया था पेरेंट और सब्सिडरी का, उसके बाद से अगर कुछ भी आपकी शेयर कैपिटल में चेंज हुआ है, मतलब बोनस शेयर दे दिए या फिर कुछ भी राइट शेयर दे दिए, तो उसके अंदर जो भी कुछ एडजस्टमेंट्स हुआ है वो भी उसके अंदर आपको एडलेस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ठीक है, हो गया, ओके। तो यहाँ तक की ये बातें हो गई भाई, फिफ्थ पॉइंट तक, ओके। उसके बाद में एक नोट दे रखा है, नोट देखिए, वेयर द केयरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी, आपका जो केयरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी जो आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, अगर वो डिफर करता है आपकी कॉस्ट से, तो आपको क्या कंसीडर करना है भैया, केयरिंग अमाउंट को ही कंसीडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ अबाउट कंप्यूटेशन। मतलब कि आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको केयरिंग अमाउंट जो आपकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, वही करना है कंसीडर। ऐसे नहीं कि कुछ कॉस्ट और ही थी तो मतलब कॉस्ट से अगर वो डिफर कर रहा है तो केयरिंग अमाउंट पे ही आपको रहना है, केयरिंग अमाउंट आपका जो है उसी के ऊपर ही आपको कैलकुलेशन ये सारी की सारी करनी है, ठीक है। अब वैसे मैंने ये पढ़ा तो दी थ्योरी, लेकिन सबको पता तो है ना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही होता है ना कि जैसे मैंने अगर किसी कंपनी के अंदर, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी दूसरी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके अगर 60% शेयर मैंने ले लिए, तो जो 40% है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, ये सबको पता ही है ना, आई थिंक। मैं ये यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ नहीं बता सकता, मैं बस खाली जो ये मॉड्यूल के अंदर दे रखा है वही बता रहा हूँ, ठीक है, मोटा माटी बता रहा हूँ, मतलब इतना इन डिटेल में मैं इतना नहीं जा रहा, ठीक है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाऊँगा, ओके। Okay, the results of operations of a subsidiary are included in the CFS as from the date on which parent subsidiary relationship comes into existence। जो भी रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन है ना सब्सिडरी के, जो भी रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन है सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब कुछ इंक्लूड होगा सीएफएस में। जिस दिन आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुआ था ना, उसके बाद का जो भी कुछ भी प्रॉफिट है, लॉस है, उस दिन के बाद का, तो वो सब कुछ क्या होगा, सीएफएस में इंक्लूड होगा, ठीक है। The result of operations of a subsidiary with which parent subsidiary relationship ceases to exist are included to in the consolidated statement of the profit and loss until the date of the ceasing of the relationship। Okay, दोस्तों जिस दिन आपका पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप सीज हो गया वहां तक के ही प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो आपके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिडर होंगे, उसके बाद के नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद में तो आपका रिलेशनशिप ही नहीं है ना, तो फिर करेंगे क्या हम, ठीक है। The difference between the proceeds from the disposal of investment in the subsidiary and carrying amount of its assets less liabilities as of the date of the disposal is recognized in the statement of profit and consolidated statement of profit and loss as the profit और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी। कोई ऐसी सब्सिडरी है जिसका आपने जिसके शेयर्स बेच दिए,
तो ठीक है ना, तो फिर आपको क्या करना है, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आपको अपने कंसोलिडेटेड पी एंड एल में भी दिखाना है। मान लो आपकी बहुत सारी सब्सिडी थी, एक सब्सिडी का बेच दिया तो ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ ना, वो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना है, ठीक है। In order to ensure the comparability of the financial statements from the one accounting period to the next, आपको कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करने के लिए आपको एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि अगर आपने कोई भी मान लो एक्वायर कर लिया किसी भी सब्सिडरी को या डिस्पोज ऑफ कर दिया सब्सिडरी को, ठीक है, तो उससे आपके फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि कंपैरेबिलिटी रह सके ना, ठीक है। ओके, चलो भाई, ओके। एन investment in an enterprise should be accounted for in accordance with AS 13 accounting for investments from the date that the enterprise ceases to be a subsidiary and does not become the associate। अगर मान लो कोई एंटरप्राइज है जिसके अंदर आप इतने दिनों से सब्सिडरी थी वो, लेकिन हाँ बाद में क्या हुआ कि उसके शेयर्स बेच दिया आपने, तो वो ना तो आपकी सब्सिडरी रही और एसोसिएट भी नहीं रही, मान लो 26% से भी कम में हो गया, तो आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, AS 13 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है, जैसे वो बताता है स्टैंडर्ड, ठीक है। द केयरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द डेट दैट इट ceases to be a subsidiary is regarded as cost thereof। जो केयरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्या होगा, जो केयरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना एट द डेट जब आपका सीज हुआ था सब्सिडी का रिलेशनशिप, वो आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये थोड़े से सिंपल सिंपल पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम बात करते हैं मेन चीज की कि हम कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, हम कंसोलिडेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे, कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स क्या होते हैं, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी आपके कोर्स में नहीं है, ये बोल रखा है डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी इज नॉट एग्जामिन्ड एट द इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, तो ये नहीं पढ़ेंगे। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में बताएंगे कैसे एलिमिनेट करना है, इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि मैंने सब्सिडी को इन्वेंट्री सेल कर दी कैसे क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं उसको। नॉन करंट असेट्स, ठीक है, ट्रांसफर कर दी तो क्या होगा, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मजा आने वाला है। तो चलो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की और कैपिटल रिजर्व। सो गाइस, सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबको पता है यहाँ पे कि कैपिटल रिजर्व एंड जो गुडविल है वो कब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। हर साल कभी भी आपको गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट नहीं करना, जिस दिन आपका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस सब्सिडरी का रिलेशनशिप आया है, ठीक है, उसी दिन आपको आपकी गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, यही बोल रखा है यहाँ पे। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी इज डिफाइंड एज द रेसिजुअल इंटरेस्ट इन द असेट ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर रिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज। दोस्तों, इक्विटी इन्होंने क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स इट इज द इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज, और ठीक है, मतलब इक्विटी को इन्होंने बोला है कि नेटवर्थ जो है ना एक एंटरप्राइजेस की, मैंने मेरी एक सब्सिडरी, मान लो मैं एक ए लिमिटेड कंपनी हूँ, ठीक है, मैं एक ए लिमिटेड कंपनी हूँ, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अपन, मान लो मैं एक ए लिमिटेड हूँ, ठीक है, मेरी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसकी जो भी टोटल असेट है ना, टोटल असेट, ठीक है, उसको ले लेंगे, लेस कर देंगे लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज आउटसाइड, सॉरी, लाइबिलिटीज अदर देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी नेटवर्थ आ जाएगी, तो नेटवर्थ ये आ जाएगी ना, इसी को उन्होंने क्या बोला है, इक्विटी बोला है, और ठीक है, इसको इक्विटी बोला है, तो ये इक्विटी होती है। अब बात करते हैं गुडविल क्या होती है। अब दोस्तों यार, सबको वैसे मैं जहां तक समझता हूँ गुडविल अधिकतर लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने ये 12th में पढ़ा है कि गुडविल होती क्या है। अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा पैसा दे देते हैं क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू इतनी है, कोई कंपनी है
अब मान लो ये लिमिटेड है, इसकी मार्केट में वर्थ है 1000 करोड़ रुपीज, 1000 CR, ठीक है, 1000 CR। लेकिन मैंने इसके लिए 1200 CR दे दिए, ठीक है, मतलब मैंने क्या दे दिया, 1200 करोड़ रुपए दे दिए। तो 200 रुपए मैंने क्या चीज के दिए हैं, 200 करोड़ रुपीज क्यों दिए हैं मैंने, उसकी गुडविल के दिए हैं भाई, क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू है इतनी, तो वही तो गुडविल होती है। तो यहाँ पर गुडविल आपको कैसे कैलकुलेट करनी है दोस्तों, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि एक सब्सिडरी को खरीदने में आपने जितना पैसा लगाया है उसमें से लेस कर देना जो भी पेरेंट मेरा शेयर है इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी। जो हमने इक्विटी निकाली थी ना, नेटवर्थ निकाली है आपने, इसी को तो इक्विटी बोला है इसने, ठीक है, इक्विटी मैंने इसी को बोला है। अब मान लो मैंने बी लिमिटेड के अंदर कितना किया था, 80% किया था, ठीक है, तो जो भी इक्विटी आएगी ना, ठीक है, उसका 80% मैं ले आऊंगा यहाँ पे, 80%, 80%, 80% ऑफ बी इक्विटी, ठीक है, और वो मैं, जो मैंने पैसा लगाया है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से लेस कर दूंगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से मैं लेस कर दूंगा किसको, 80% ऑफ द इक्विटी को, किसकी इक्विटी, बी की इक्विटी, ठीक है, लेस कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगी भैया, गुडविल आ जाएगी, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अमाउंट, मतलब कि अगर मेरी कॉस्ट मैंने ज्यादा, मतलब मैंने पैसे ज्यादा दे दिए, 80% ऑफ इक्विटी जो बी की जो नेट एसेट्स है, नेटवर्थ निकाली है, मान लो वो तो आ रही है कितनी, कितनी भी आ सकती है, मान लो 1000 करोड़ आ रही है जैसा कि हमारा एग्जांपल है, और मैंने पैसे दे दिए 1200 CR, तो मैंने ज्यादा पैसे दे दिए ना, तो मतलब 200 रुपये मैंने किस चीज के दिए हैं, गुडविल के दिए हैं 200 करोड़ रुपए, ठीक है, तो वही हो गया ना, गुडविल हो गया। और अगर मान लो इसकी जो मैंने पैसे दिए हैं वो 900 करोड़ ही दिए होते हैं, तो मतलब कि मैंने कम दिए हैं, इसका मतलब कि 100 करोड़ क्या है, ये कैपिटल रिजर्व है, मतलब मेरा प्रॉफिट है, ये तो मेरे कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा वो, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो यही यहाँ पे लिख रखा है, कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है, पेरेंट्स शेयर इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी एज ऑन द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और एक बात याद रखना भाई लोगों, आपको जिस दिन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, उसी दिन ही गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, और वही अमाउंट आपको सीएफएस में ईयर टू ईयर कंटिन्यू रखना है। हर ईयर कभी भी ये कैलकुलेट नहीं होता मेरे भाई, यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना वो। हर साल थोड़ी मैं अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालता रखूंगा, या फिर ये निकालूंगा नेटवर्थ, हर साल थोड़ी ना निकलता है ये दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिए सबको, ओके। तो यहाँ पे गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। चलो, द पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी इन अ सब्सिडरी एट द डेट ऑन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिडरी एज ऑन द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। पेरेंट का शेयर कैसे निकालना है आपको, पेरेंट का शेयर की इक्विटी में कितना है, जिस दिन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस दिन उसके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है तो, मान लो अगर अवेलेबल नहीं है तो, हाउएवर इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एज ऑन द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल, तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेने हैं, ठीक है। नॉट अवेलेबल, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ, अगर प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिबल है कि उसके फाइनेंशियल्स बना ही नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीसीडिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेने हैं, और उसके अंदर जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द लाइक प्रीवियस, लाइक 31 मार्च के ले लिए, मान लो 31 मार्च से लेके और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तक जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो कर देना, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा होल्ड पे डालिए, अपन बाद में समझते हैं। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे वही बता रखा है भाई, ये थियरी तो क्या ही पढ़ूंगा मैं, बहुत ही मतलब सिंपल ही है, वही है, गुडविल वुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वही बता रखा है। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अपन कुछ ड्रॉ तो करेंगे नहीं, एग्जाम्पल हम इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ही यूज में लेंगे, सभी अपना कैलकुलेटर उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन 31 मार्च 2001, पी लिमिटेड दे रखा है, एस लिमिटेड दे रखा है, पी लिमिटेड ने 100% एक्वायर कर लिया है एस लिमिटेड को 31 मार्च को, वो भी कितने रुपए में, 1000 रुपीज के अंदर, ठीक है। सिंस पी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड एस लिमिटेड, वी विल हैव टू डिटरमाइन गुडविल कैपिटल रिजर्व, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई गुडविल कैपिटल रिजर्व अराइजेस इन केस ऑफ द कंसोलिडेशन एंड व्हाट वुड बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बता ही दिया कि आपको कैसे गुडविल इसमें कोई कैलकुलेट करके बता दो मुझे, सब अपना कैलकुलेटर उठा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे नेट असेट, टोटल एसेट कितनी दे रखी है 1000 की दे रखी है उसमें से क्या कर दो,
लाइबिलिटीज लेस कर दो, यहाँ पे लाइबिलिटी को दिख रही है क्या? है ही नहीं कोई लाइबिलिटी। तो जीरो लेस कर दो तो क्या आ गया यहाँ पे? हाँ, तो क्या आ गया? कुछ है ही नहीं ना ये, मतलब क्या? नेटवर्थ क्या आ गई इसकी? 1000 आ गई। ठीक है। अब मैंने 1000 की अगर इसकी नेटवर्थ है, भाई नेटवर्थ ही तो कैलकुलेट कर रहे थे हम। अच्छा, हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम पहले नेटवर्थ तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो मैंने क्या बोला, 500 मैंने पीपी ले लिया, ये ले लिया टोटल, मतलब असेट्स में से लेस लाइबिलिटीज करते थे हम, अदर देन शेयर कैपिटल रिजर्व से सरप्लस। तो उसके बाद में कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, तो इसकी नेटवर्क कितनी आ गई? 1000। और 1000 की कंपनी के लिए मैंने अगर 1000 दिए तो कोई कैपिटल या गुडविल हो सकती है कि नहीं होगी? ठीक है, वही इसमें दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक का पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल है, नीला है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर भी ये बोल रहा है मॉडिफाई एग्जाम्पल 1, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब इसने क्या किया, फालतू का फर्जीवाड़ा। इसने बोला कि ये ले इशूड कैपिटल, ये ले रिजर्व एंड सरप्लस को अलग अलग दिखा दिया, 700 300। यहाँ पे इसने क्या कर रखा था, एक साथ दिखाया, तो भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या भाई? वही रहेगा सेम, कुछ भी नहीं आएगा, ना कैपिटल रिजर्व है, ना ही क्या है वो, क्या है, ना ही क्या है, गुडविल है। ठीक है, ओके, सिंपल है, सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके। एक मतलब सिंपल है यार, इसमें मैं क्या ही पढ़ूंगा, पढ़ के भी क्या ही कर लूंगा, सिंपल सा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है भाई, मॉडिफाई एग्जाम्पल 2, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन। अब यहाँ पे देख लेना भाई, थोड़ा सा गेम चेंजर है ये। इसने बोला है कि वही है इन्फॉर्मेशन, तो 500 की क्या है, पीपीई है, नेट करंट एसेट है 500 की, तो टोटल एसेट हो गई 1000 की। लेकिन हाँ, अभी भी लाइबिलिटी इसने कुछ नहीं दी, लेकिन हाँ इसने क्या बोला कि पी लिमिटेड एक्वायर 100% ऑफ द शेयर ऑफ द एस लिमिटेड फॉर 1200। मतलब कि इसने क्या करा है कि भैया इन जो पैसे दिए ना इसने 1000 रुपए की कंपनी के लिए, 1200 रुपए दे दिए। तो यहाँ पे अब क्या गुडविल आ जाएगी क्या? हाँ, सिंपल सा है। 1200 मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें से लेस कर दूंगा क्या, मेरी नेटवर्थ, मतलब मेरा परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है सब्सिडरी में, मैंने 100% एक्वायर करी है, तो यहाँ पे परसेंटेज तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब टोटल वही ले लूंगा। ठीक है, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ लेस कर दूंगा 1000, तो कितना आ गया गुडविल? 200, मतलब 200 पे गुडविल हो गई, सिंपल। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, अच्छा मैंने वो परसेंटेज वाला क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यार 100% एक्वायर करें ना, इसमें परसेंटेज थोड़ी निकालेंगे मेरे। तो यहाँ पे मजे आ गए होंगे दोस्तों। गुडविल तक का कॉन्सेप्ट हम खत्म कर चुके हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, और ये सब कुछ खत्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह सब कुछ। ओके, अभी तक के लिए आप एंजॉय करो इस वीडियो को, और दोस्तों बाय बाय। पढ़ते रहिए और मेरा लेक्चर्स देखते रहिए। ओके, बाय गाइस।